मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज आपका टॉपिक है यूनिसेफ। मुख्य सेविका के नए सिलेबस पर आधारित आज आपकी 5वीं क्लास है। एक अच्छे कंटेंट के साथ, एक अच्छी जिम्मेदारी के साथ हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक में जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम समझेंगे और लास्ट में आपके एमसीक्यू भी करेंगे कि किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, उनको भी समझेंगे। क्लियर है आपको? तो एक गंभीरता के साथ, एक एकाग्रता के साथ पढ़ने के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो अंत तक देखें। आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल और आज का आपका टॉपिक है यूनिसेफ। लेकिन उससे पहले आपका आज का प्रश्न है कि विटामिन सी को प्राप्त करने के प्रमुख खाद्य स्रोत क्या है। आपका प्रश्न है विटामिन सी को प्राप्त करने के प्रमुख खाद्य स्रोत क्या है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपका प्रश्न है विटामिन सी को प्राप्त करने के प्रमुख खाद्य स्रोत क्या है। आपका सिलेबस आ चुका है और आपने तैयारी शुरू कर दी होगी, तो जिसमें इसमें काफ़ी पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला पॉइंट पढ़ा दिया था कल मैंने, और इसके अलावा आपको WHO पढ़ा दिया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन। जो 19वां पॉइंट है ये आपका चल रहा है, इसे पूरी तरीके से कराया जाएगा और अच्छे तरीके से कराया जाएगा। तो आज आपका टॉपिक है यूनिसेफ। WHO आपने कल पूरा कर लिया, आज आप यूनिसेफ पढ़ेंगे और ऐसे धीरे धीरे इसका पूरा पॉइंट पढ़ेंगे। आपके टॉपिक जरूर इसमें 20 दिख रहे हैं, लेकिन तकरीबन आपके 50 टॉपिक हैं इन 20 टॉपिक्स के अंदर। तो 50 से 60 टॉपिक आपको अच्छे तरीके से पढ़ने होंगे गंभीरता के साथ, ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। लापरवाही में मत लीजिएगा, केवल 20 टॉपिक हैं, ये देखने को 20 टॉपिक हैं, इसमें तकरीबन आपके 50 से 60 टॉपिक बनेंगे जो काफ़ी गंभीरता से आपके प्रश्नों को तैयार करेंगे आपकी परीक्षा के लिए। क्लियर है आपको? इससे पहले कि मैं आपका टॉपिक शुरू करूं, एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं आपको, जरूर सुनिएगा। मुख्य सेव का स्पेशल PDF बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 451 रुपए है। इस बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इससे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप अपनी नौकरी के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, अपना स्थान इस भर्ती में पक्का करना चाहते हैं, तो जरूर जुड़े। मुख्य सेव का भर्ती जो आपकी है मुख्य सेव का गरिमा बैच से हमारे चैनल पर चल रहा है। इसमें आपको मिलेंगी सभी क्लासेस की PDF, नोट्स की PDF, और परीक्षा से पहले 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा, ताकि आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी हो सके और आपका एक जरा सा भी नुकसान ना हो, आपका सिलेक्शन हर हाल में पक्का हो। इस दृढ़ संकल्प के साथ हम आपकी तैयारी कराएंगे। तैयारी किस तरह होगी इसको भी आप समझ लिए। 3 चरणों में आपकी तैयारी कराई जाएगी। सबसे पहले आपकी थ्योरी की क्लास कराई जाएंगी, उसके बाद फिर MCQ के द्वारा आपका रिवीजन कराया जाएगा पूरा, और फिर आपको वन लाइनर के द्वारा रिवीजन कराया जाएगा। 3 चरणों में आप जब 3 बार सिलेबस को देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता आपका कोई भी प्रश्न इस परीक्षा में गलत होगा, अगर आपने गंभीरता से थोड़ा भी बहुत पढ़ा मेरे मार्गदर्शन में। तो अगर आप एक अच्छे मार्गदर्शन की तलाश में हैं, एक अच्छे कंटेंट की तलाश में हैं और इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करना चाहते हैं, तो जरूर जुड़ें मुख्य सेव का गरिमा बैच से। इससे जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करना है, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं ज्यादा कुछ आपसे नहीं कहूंगा। हमारा टारगेट है कि इस बैच से 200 से 300 लोगों का सिलेक्शन करवाना। अगर आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। मात्र 451 रुपए में आपकी अच्छी तैयारी कराई जाएगी, गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन कराया जाएगा। 3 चरणों में आपकी तैयारी होगी। एक बार थ्योरी, दूसरी बार MCQ रिवीजन और तीसरी बार वन लाइनर रिवीजन। जब 3 बार आप सिलेबस को देख लेंगे तो आपकी कोई भी चीज छूटने वाली नहीं होगी, आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से और अपनी तैयारी को मजबूत करें। आज का टॉपिक है यूनिसेफ। क्या है आज का टॉपिक? यूनिसेफ। और ये आप देख रहे हैं यूनिसेफ का लोगो, ठीक है।
ये आपका यूनिसेफ का लोगो है। क्लियर है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसका हिंदी में फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। और इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है, अभी जो वर्तमान में है वो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। लेकिन इसमें आप ई देख रहे होंगे, वो पहले जब इसका नाम था उसके हिसाब से था इसका नाम। तो पहले इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, लेकिन वर्तमान में इससे इंटरनेशनल और इमरजेंसी हटा दिया गया है, केवल इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। लेकिन शॉर्ट फॉर्म इसका अभी भी यही चल रहा है कि यूनिसेफ। ठीक है? क्लियर है आपको? मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जो इसका शॉर्ट फॉर्म चल रहा है वो यूनिसेफ चल रहा है, जो पुराने नाम के अनुसार है। लेकिन नया नाम इसका परिवर्तित होकर क्या हो गया? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको इंग्लिश में कहेंगे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है? इंग्लिश में क्या कहेंगे? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड संयुक्त हुआ, राष्ट्र का नेशंस हुआ, बाल से चिल्ड्रन हुआ, कोष से हुआ आपका फंड। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है वर्तमान में। और आपका जो पुराना फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसीलिए आपका यहाँ पर आई है और ई है। लेकिन वर्तमान में न्यू फुल फॉर्म में आपका आई और ई नहीं है। इसे आप गंभीरता से याद रखेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इंग्लिश में या हिंदी में। क्लियर है? तो वर्तमान में आई और ई का इसमें कोई यूज नहीं है, लेकिन इसका नाम है यूनिसेफ। जैसे पहले यूज होता था वैसे अभी भी संक्षिप्त नाम के रूप में यूज होता है। क्लियर है आपको? यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंटल असिस्टेंस प्रदान करती है। मतलब आपका इंसानियत, मानवता वाले और विकास प्रदान करने वाले असिस्टेंस, मतलब सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है? क्लियर है आपको? ह्यूमैनिटेरियन मीन्स होता है मानवतावादी। ठीक है? मानवतावादी। और डेवलपमेंटल मतलब विकासवादी। और असिस्टेंस मतलब सुविधाएं प्रदान करती है। क्लियर है आपको? मैं जब आपको ये पीडीएफ दूंगा तो उसमें हिंदी भी लिख दूंगा, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर इंग्लिश वर्ड लिखे। क्लियर है? यूनिसेफ में 190 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 190 सदस्य देश हैं टोटल। ये भी आप याद कर लीजिए कि इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं? 190। आपके लिए कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है? एक तो ये पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट करिए। ये तीसरी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट करिए। और फिर आपका जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता रहूंगा। तो यूनिसेफ की एक्टिविटीज में वैक्सीनेशन और बीमारी की रोकथाम प्रदान करना। वैक्सीनेशन का अर्थ हुआ टीकाकरण। ठीक है? वैक्सीनेशन का क्या हुआ अर्थ? टीकाकरण। और HIV वाले बच्चों और महिलाओं के लिए ट्रीटमेंट का प्रबंध करना। ट्रीटमेंट का मतलब हुआ इलाज का प्रबंध करना। बचपन और मैटरनल न्यूट्रिशन को बढ़ाना, स्वच्छता में सुधार करना, शिक्षा को बढ़ावा देना और डिसास्टर्स के जवाब में इमरजेंसी हेल्प प्रदान करना। डिसास्टर मतलब महामारी हो, कोई आपदा हो, उसके लिए आपको इमरजेंसी में आने की आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध कराना। जितने भी इंग्लिश वर्ड लिखे हैं, जब आपको पीडीएफ दी जाएगी उनका हिंदी रूपांतरण भी आपको बताया जाएगा। ठीक है? अगर आपको अभी इंग्लिश नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको साथ में हिंदी बता रहा हूं, उसे आप जरूर नोट कर लीजिए। क्लियर है आपको? यूनिसेफ का इतिहास क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ठीक है? इसका इंग्लिश में क्या हुआ? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। तो आपको पता है 11 दिसंबर 1946 को भारत में क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्लियर है? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। पहले इसे संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड कहा जाता था। पहले क्या कहा जाता था? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड कहा जाता था इसको। क्लियर है? पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रासमन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो जो पोलैंड के एक चिकित्सक थे लुडविग रासमन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है? पहला पॉइंट और इसका तीसरा पॉइंट यूनिसेफ के इतिहास में इंपॉर्टेंट है। इसे बनाने का प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और महिलाओं को इमरजेंसी हालात में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। तो इसको बनाने का उद्देश्य क्या था
कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश तबाह हुए, जहां पर सैनिक मारे गए, लाखों की संख्या में पुरुष मारे गए, वहां पर बच्चों और महिलाओं को इमरजेंसी हालात में भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। 1950 में यूनिसेफ के दायरे को विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की लॉन्ग टर्म जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्सटेंड किया गया। ठीक है, उसके बाद 1950 में क्या किया गया, विकासशील देशों में जो बच्चे और महिलाओं की लॉन्ग टर्म जरूरतें थी उनको पूरा करने के लिए एक्सटेंड किया, मतलब इसको बढ़ाया गया। फिर 1953 में संयुक्त राष्ट्र का एक परमानेंट हिस्सा बन गया। तो 1953 में क्या हुआ कि यूनिसेफ को ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस को उसका एक हिस्सा बना दिया गया, परमानेंट यानी कि स्थायी। और इस संगठन के नाम में से इंटरनेशनल एवं इमरजेंसी शब्दों को हटा दिया गया। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, क्योंकि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब यूनिसेफ के नाम में से इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द हटाए गए। तो क्या उत्तर होगा आपका 1953 में। क्लियर है आपको। और ये प्रश्न एक बार और आ सकता है कि कब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे परमानेंट हिस्सा बनाया यूनिसेफ को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1953। क्लियर है, तो 1953 में ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संयुक्त राष्ट्र का एक परमानेंट हिस्सा बन गया कौन, यूनिसेफ। इस संगठन के नाम में से इंटरनेशनल एवं इमरजेंसी शब्दों को हटा दिया गया था। क्लियर है आपको। अब अगला इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय, हेडक्वार्टर का अर्थ क्या होता है, मुख्यालय होता है, न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अब इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, किंतु मूल संक्षिप्त नाम यूनिसेफ को बरकरार रखा गया है। अब इसका नाम जो है पूरा वो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है इंग्लिश में, लेकिन जो मूल नाम है संक्षिप्त उसको बरकरार रखा गया है। मूल संक्षिप्त नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यूनिसेफ ही रखा गया है। इंडिया में यूनिसेफ के ऑफिस कहां कहां पर है उसको देख लीजिए। एक तो आपका नई दिल्ली में है, दूसरा आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात में, असम में, झारखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, ओडिशा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में। तो आपको इतना याद रखना है कि भारत के 15 राज्यों में यूनिसेफ का ऑफिस है। किसका ऑफिस है, यूनिसेफ का भारत के 15 राज्यों में ऑफिस है। यूनिसेफ के फोकस फील्ड क्या है, किन किन क्षेत्रों पर मुख्यतः यूनिसेफ कार्य करता है उस चीज को आप समझ लीजिए। बाल विकास और न्यूट्रिशन पर कार्य करता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन पर कार्य करता है, एजुकेशन पर कार्य करता है, चाइल्ड एनवायरमेंट मतलब चाइल्ड इसका अर्थ हुआ आपका बाल वातावरण, ठीक है, पोलियो उन्मूलन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ मतलब बच्चों का स्वास्थ्य के बारे में, बच्चे और एड्स, सामाजिक नीति, प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन, एडवोकेसी, पार्टनरशिप, बिहेवियर चेंज मैसेज और इमरजेंसी प्रिपरेशन और एक्शन। ये नीचे जो 9 से 10 हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पहले 8 हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूनिसेफ की फोकस फील्ड क्या है। पहला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है बाल विकास और न्यूट्रिशन, दूसरा है चाइल्ड प्रोटेक्शन, तीसरा है एजुकेशन, चौथा है चाइल्ड एनवायरमेंट, पांचवा है पोलियो उन्मूलन, फिर है आपका सातवां बच्चे और एड्स, और आठवां है आपका सामाजिक नीति, और छठा है रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ। क्लियर है आपको। इतनी चीजें यूनिसेफ की फोकस पॉइंट में है, 9 से 13 तक आपको याद नहीं रखनी है। फिर कुछ इनको वो चली थी ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स। ये क्या है इसको अभी आप समझ लीजिए। ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स एक तो क्या है, वर्ष 1950 के बाद जब फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया ये अमेरिका का एक राज्य है में बच्चों के एक समूह ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पीड़ितों की मदद करने के लिए हैलोवीन ये अमेरिका में एक त्योहार मनाया जाता है पर मिले $17 दान में दे दिए। तो $17 उन्होंने दान में दे दिए। 1950 में ये एक बड़ी रकम थी। तभी से उत्तरी अमेरिका में ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स हेतु दान देने की एक परंपरा बन गई है। 31 अक्टूबर से पहले ये छोटी नारंगी बॉक्स स्कूलों और अन्य स्थानों पर बच्चों को सौंप दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं, बच्चों को या स्कूलों में और अन्य स्थानों पर जहां बच्चे मिलते हैं उनको ये बॉक्स सौंप दिए जाते हैं और वो इसमें पैसे कलेक्ट करते हैं जो यूनिसेफ को मिलते हैं। तो ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स क्लियर है आपको। एक आप इनका यूनिसेफ का एक प्रोजेक्ट और था गर्ल स्टार प्रोजेक्ट।
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जाता है गर्ल स्टार प्रोजेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे यूनिसेफ से जुड़ा हुआ है। गर्ल स्टार प्रोजेक्ट में लड़कियां कहाँ की हैं, तो आप क्या कहेंगे, भारत की हैं। किसकी कहानी दिखाई है, भारत की लड़कियों की कहानी दिखाई गई है। तो इसको समझते हैं। द गर्ल स्टार प्रोजेक्ट फिल्मों की एक श्रृंखला है जो भारत के 5 उत्तरी राज्यों में सबसे वंचित समुदाय की उन लड़कियों की कहानी है जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक आर्थिक बाधाओं के बावजूद जीवन में सफलता प्राप्त की। जैसे अभी आप सभी लड़कियां हैं, आपके जीवन में भी काफी बाधाएं होंगी, काफी चुनौतियां होंगी, काफी संघर्ष होंगे, लेकिन आप उनसे लड़ रहे होंगे डेली। आप हर दिन उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुतों के घर में ऐसा हो रहा होगा कि भाई को तो अब अच्छा पढ़ने को मिलता होगा, भाई को तो अच्छे पैसे मिलते होंगे, पर बहनों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता होगा, भेदभाव किया जाता होगा, बेटा बेटी में फर्क किया जाता होगा। लेकिन अब हर जगह चुनौतियां होती हैं, संघर्ष होता है। जिसके जीवन में संघर्ष है उसे संघर्ष से बाहर निकलने की कोशिश करनी ही चाहिए, अपना हक मांगना ही चाहिए। तो द गर्ल स्टार प्रोजेक्ट फिल्मों की एक श्रृंखला है जो भारत के 5 उत्तरी राज्यों में सबसे वंचित समुदाय की उन लड़कियों की कहानी है जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक आर्थिक बाधाओं के बावजूद जीवन में सफलता प्राप्त की। सफलता प्राप्त करने का केवल एक निष्कर्ष ये समझिए कि आपको आत्मनिर्भर बनना है, अपना खर्च खुद उठाने की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, ताकि आप किसी के ऊपर निर्भर ना हो। जब आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं होंगे तो आप एक सम्मान के साथ जी पाएंगे, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर पाएगा। ये चीजें आपको समझनी होगी कि आत्मनिर्भर बनना जरूरी है जीवन में। ये युवतियां अपने समुदायों में रोल मॉडल बनने की दिशा में बढ़ी हैं और छोटी लड़कियों को स्कूल जाने तथा अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर आपने नौकरी पा ली पढ़ाई करके इस भर्ती में, तो आपके आसपास की जितनी भी छोटी लड़कियां होंगी उनको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। आप उनके लिए एक रोल मॉडल बनेंगी और बगल वाले परिवारों के लिए एक मोटिवेशन का कार्य करेंगी कि उनकी बेटी पढ़ रही थी तो उनको नौकरी मिल गई। आप अपनी भी बेटी को पढ़ाएंगे और इसको भी नौकरी करवाएंगे। तो अगर आपको सफलता मिलती है तो ये सिर्फ आपकी सफलता नहीं होगी, उन हजारों लाखों छोटी बच्चियों की भी सफलता होगी जिन्हें अभी पढ़ाई का मौका नहीं मिल पा रहा है। आपको देखकर वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, वो अपनी बच्चियों को भी पढ़ाएंगे और उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। क्लियर है आपको? तो इन्होंने शिक्षण और नर्सिंग से लेकर तीरंदाजी, मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसायों का चयन किया जो पारंपरिक रूप से पुरुषों का कार्य क्षेत्र रहा है। तो इन लड़कियों ने क्या किया, मधुमक्खी पालन किया, व्यवसायों का चयन किया, तीरंदाजी का चयन किया। गर्ल स्टार यूनिसेफ की सबसे चर्चित परियोजनाओं में से एक है। तो इसमें आपको क्या क्या नोट करना है, आपको इसमें पहला पॉइंट नोट कर लेना है, ठीक है। द गर्ल स्टार प्रोजेक्ट में पहला पॉइंट नोट कर लेना है और आपको अंतिम पॉइंट नोट करना है। क्लियर? ये 2 पॉइंट आपको नोट करने हैं। ये बीच के आप 2 पॉइंट ना नोट करें तो भी काम चलेगा आपका। क्लियर है? मुझे आपको समझाना था इसलिए मैंने यहां पर ये 5 पॉइंट लिखे थे, लेकिन आपको सिर्फ इसमें पहला पॉइंट नोट करना है और ये अंतिम पॉइंट नोट करना है कि गर्ल स्टार यूनिसेफ की सबसे चर्चित परियोजनाओं में से एक है। क्लियर है आपको? सामरिक योजना क्या है इसको समझ लेते हैं। ये 2022 से 2025 के बीच इसकी समय अवधि है। तो यूनिसेफ की रणनीतिक योजना 2022 से 2025 हर जगह सभी बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ की अनारक्षित प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्लियर है? यह एक महत्वपूर्ण समय पर लाई गई है जब बच्चों के मानवाधिकारों को एक हद तक खतरे में डाल दिया जाता है जो एक पीढ़ी से अधिक में नहीं देखा गया है। क्लियर है आपको? तो इसमें आपको सिर्फ क्या याद करना है कि सामरिक योजना जो है ये यूनिसेफ की एक रणनीतिक योजना है और इसका समयावधि क्या है, 2022 से 2025। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ये बच्चों के लिए है। ठीक है? क्लियर है आपको? गंभीरता के साथ एक एक चीज पढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई मजबूत करते रहिए। तो आपने पूरा यूनिसेफ को पढ़ लिया है, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अभी हम कुछ एमसीक्यू करेंगे, आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको आसान एमसीक्यू करा रहा हूं ताकि अभी आपका सिलेबस शुरू हुआ है। जब मैं आपको एमसीक्यू के द्वारा रिवीजन कराऊंगा तो उसमें सारे अच्छे प्रश्नों को लाऊंगा जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। क्लियर है? तो यूनिसेफ का हिंदी फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बालक बालिका कोष या संयुक्त राष्ट्र बालिका कोष, या इनमें से कोई नहीं। बताइए यूनिसेफ का हिंदी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यानी कि यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड फंड। ठीक है, या चिल्ड्रन फंड क्या हो जाएगा? यूनिसेफ का हिंदी फुल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है आपको?
क्लियर है आपको? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड जो है आपका, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में। क्लियर है आपको? यूनिसेफ के सदस्य देश कितने हैं बताइए? यूनिसेफ के सदस्य देश कितने हैं? ऑप्शन है 178, 190, 196, 198। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, 190 जो ऑप्शन है 190 ये सही है। यूनाइटेड नेशन के कुल टोटल सदस्य कितने हैं? 190। आपका अगला प्रश्न है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? बताइए यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 या 12 जुलाई 1946 या 13 अगस्त 1947 या 24 अक्टूबर 1945? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है? बताइए यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क अमेरिका, ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी लंदन इंग्लैंड, ऑप्शन डी दिल्ली भारत। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। क्लियर है आपको? तो ये रहे कुछ एमसीक्यू प्रश्न जिनके द्वारा आपने पूरी तैयारी की। ठीक है, आपने परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की गुणवत्ता को समझा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और जो आज आपसे प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल पर मुख्य सेब का स्पेशल पीडीएफ बैच चल रहा है जिसकी फीस मात्र 451 रुपए है। इस बैच का नाम है मुख्य सेब का गरिमा बैच। इस बैच से जुड़ने के लिए आप सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त करेंगे और नोट्स पीडीएफ प्राप्त करेंगे, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। 3 चरणों में आपकी तैयारी कराई जाएगी। पहले एक बार आपकी पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद फिर आपको एमसीक्यू के द्वारा रिवीजन कराया जाएगा हर टॉपिक का, फिर आपका वन लाइनर के द्वारा हर टॉपिक का रिवीजन कराया जाएगा। तो 3 चरणों में जब आप पूरी पढ़ाई करेंगे तो आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। क्लियर है आपको? तो अगर आपको गंभीरता के साथ अपनी पढ़ाई करनी है और एक अपना प्रतिबद्ध हैं, आप अपनी पढ़ाई के प्रति संकल्प लिया है कि इस भर्ती में आपको अपना स्थान पक्का करना है, इस भर्ती में आपकी अपनी नौकरी पक्की करनी है, तो जरूर जुड़े मुख्य सेब का गरिमा बैच से। गारंटी के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी, आपका सिलेक्शन कराया जाएगा। हमारा लक्ष्य है इस बैच के द्वारा 200 से 300 मुख्य सेब का भर्ती में स्थान पक्की करवाना। अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं तो जरूर जुड़े मुख्य सेब का गरिमा बैच से, आपका 100% फायदा होगा। तो इससे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट QRC हेल्प सर कर सकते हैं या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है आपको? तो वहां से भी आप इससे जुड़ सकते हैं। क्लियर है? तो ये रहा आज का आपका टॉपिक स्वास्थ्य एजेंसियां, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहां से आपके 3 से 4 प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए इनको आप तैयार जरूर करिएगा, अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। यहां से 3 से 4 आपके प्रश्न आने ही है। तो ये रहा आपका यूनिसेफ, जो आपने मुख्य सेब का भर्ती की नए सिलेबस पर आधारित 5वीं क्लास में पढ़ा है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। और जो आज का आपका प्रश्न है कि विटामिन सी के प्रमुख खाद्य स्रोत कौन सा है, उनका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।